Hello everyone, I'm Shruti Jha. Welcome to the static series of Governor General and Viceroys at the IS Origin YouTube channel. इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो गवर्नर जनरल आज हम देखने वाले हैं वो है लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली के नाम से सबसे पहले दिमाग में आपके सब्सिडरी अलायंस आता है कि क्योंकि सब्सिडरी अलायंस जो है वो ये लेकर आए थे लॉर्ड वेलेज़ली, इसके चलते लोग इनको ज्यादा जानते हैं। उससे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है रिचर्ड कॉले वेलेज़ली एंड ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेन्योर 1798 to 1805। ये इनका टेन्योर था फ्रॉम 1798 to 1805। Okay, he is best known for his role as the Governor General of India in this tenure. During his tenure, he implemented significant reforms in administration, military organization, and economic policies, which laid the groundwork for British expansion in India. नाउ फोर्थ मैसूर वॉर, तो इनके ड्यूरेशन में, इनके टेन्योर में काफी ऐसे इंसिडेंट्स होती हैं। जैसा कि हमको पता है जो थर्ड मैसूर वॉर है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी और फोर्थ मैसूर वॉर जो हुई थी, एंग्लो मैसूर वॉर, वो इनके टाइम पे हुई थी। क्योंकि थर्ड वाली जो वॉर थी उसमें टीपू सुल्तान काफी बुरी तरीके से हारते हैं, तो वो वापस से फाइट बैक करने के लिए इनके साथ आते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उसमें भी जो है वो हार जाते हैं और मैसूर का काफी ज्यादा पार्ट जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आ जाता है। So the third Mysore war fought during Lord Cornwallis' governor generalship severely weakened Tipu Sultan's power. He did not forget his defeat and humiliation and worked hard to regain his power and prestige. Lord Wellesley decided to end Tipu Sultan's reign as soon as he arrived in India. He began talks with the Nizam of Hyderabad and the Marathas and was assured of their neutrality in the event of an English war against Tipu. तो ये जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद का सहारा लेते हैं और मराठास का सहारा लेते हैं टीपू सुल्तान को हराने के लिए और उसके बाद 1799 में जो है वो इनकी विक्ट्री भी हो जाती है इस वॉर में। नाउ मीडियटाइजेशन, ये जो टर्म है ये एक प्रोसेस है, ये इनके थ्रू काफी अपनाया जाता है वेलेज़ली के द्वारा। ये क्या करते हैं कि हर एक किंगडम को ये ऐसा बोलते थे कि आप जो है वो अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, आपकी जो किंगडम है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना जो किंगडम है वो हमको दे दीजिए और हमारी फोर्सेस जो है वो आप अपने किंगडम में लगवा लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी फोर्सेस को एक सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, आपके किंगडम को सिक्योरिटी भी मिल जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी हम ज्यादा अच्छे से आपके कॉन्टेक्स्ट में रन करेंगे। ठीक है। Mediatization is another method by which Wellesley expanded the company's territory on the grounds of maladministration. इसके थ्रू आप देखिए इन्होंने कौन कौन सी टेरिटरीज को जो है वो इन्होंने ओवरटेक किया था। फर्स्ट इज तंजौर, सूरत, कर्नाटक। ठीक है। उसके अलावा फरुखाबाद को भी इन्होंने जो है वो अपने अंडर ले लिया था। द कंपनी ऑन द अदर हैंड प्रोवाइडेड पेंशंस टू द रूलर्स फॉर दीज स्टेट्स। ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल रूलर्स होते थे उनको पेंशन प्रोवाइड करते थे, बट जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो ब्रिटिशर्स के ही द्वारा किया जाता था। द सब्सिडरी अलायंस, द मेन टॉपिक, द मेन कंसेप्ट जो इनके टाइम पे इन्होंने ये लेकर आए थे सब्सिडरी अलायंस, ये नाम से ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो किस गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, तो वो लॉर्ड वेलेज़ली से रिलेटेड है। तो सब्सिडरी अलायंस जो था वो क्या था, तो देखिए इनका जो कंसेप्ट था ब्रिटिशर्स का, और हम स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे तो लॉर्ड वेलेज़ली ये बोलते थे सारे किंगडम से, क्योंकि उनको ये पता था कि सारे किंगडम्स कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप को वीक महसूस करते हैं। ठीक है। तो वो एक नोशन लेकर आए कि आप जो है आप सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हमारी ब्रिटिशर्स की रखवा लीजिए, हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे और आपको उसके बदले में जो भी खर्चा होगा वो हमको पे करना होगा। ठीक है। फ्री में ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं करते थे किसी के भी लिए। ठीक है। उनका एक इंटरेस्ट होता था हर चीज के पीछे, हर एक स्टेप के पीछे। फिर इसके अलावा उन्होंने एक और प्रोविजन इसमें रखा कि आप किसी और यूरोपियन फोर्स को अलाउ नहीं करेंगे अपने टेरिटरी में एंटर होने के लिए। इससे क्या हुआ, तो जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ रहा था उस टाइम पे, उसको इन्होंने पूरा तरीके से कर्टेल कर दिया। ठीक है। इसके अलावा जो भी सब्सिडरी अलायंस था जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, उससे इन्होंने अपना एक्सपेंशन और ज्यादा ये बढ़ाते चले गए। कुछ वो एक बोल रहे थे कि भाई अगर हम आपको टेरिटरी दे रहे हैं तो आपको अगर हमने फोर्सेस, आपको सिक्योरिटी फोर्सेस दी हैं, तो कुछ
पार्ट आपको अपनी टेरिटरी का हमको देना होगा। तो ये जो टेरिटरी का छोटा करके जो एक हर जगह से, हर किंगडम से ये पार्ट लेते थे, इससे जो है ये अपने पांव जो है वो पसारते जा रहे थे इंडिया में। फाइन, तो ये पूरा इनका एक नोशन था सब्सिडियरी अलायंस को लेके आने के पीछे। अ रूलर हु एक्सेप्टेड दिस ट्रीटी वाज बार्ड फ्रॉम हैविंग रिलेशंस विद एनी अदर नेटिव रूलर and could not employ any European without the English permission। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फ्रेंच को ये बोलना चाहते थे कि भाई अब आप दूर रहिए, क्योंकि हम जो है वो अब इंडिया पे कब्जा करने के लिए आ चुके हैं। He was required to keep an English resident at his court and an English army within his territory, and in exchange had to permanently surrender a portion of his territory to the English। ठीक है, एक पोर्शन ऑफ टेरिटरी देनी पड़ती थी किंगडम्स को, ब्रिटिशर्स को। This treaty thus aided the English not only in expanding their territory but also in removing French influence from the native state courts। तो ये कोई भी कंपटीशन अपना साथ में रखना नहीं चाहते थे। फ्रेंच का अगर कंपटीशन आ भी रहा था तो इनको एक रीजन था इनके पीछे कि भाई इनको कैसे हमको रिमूव करना है। तो सब्सिडियरी अलायंस एक अच्छा उन्होंने तरीका निकाला था इनको रिमूव करने का। With the signing of his treaty The rulers became completely reliant on the English। ठीक है, अब देखिए, अब आप भाई सिक्योरिटी भी ब्रिटिशर्स को दे रहे हो, फिर कुछ पार्ट अपनी टेरिटरी का भी उनको दे रहे हो, फिर आप किसी और पावर से बात भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि भाई ब्रिटिशर से हम थक चुके हैं तो चलिए हम फ्रेंच की तरफ चले जाएं, या फिर हम डच की तरफ चले जाएं, या फिर हम पोर्चुगीज की तरफ चले जाएं, तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक उन्होंने एक आपको डीबार कर दिया गया था कि भाई अब आप हम हैं, हमने आपको एक जेल के अंदर कर दिया है, अब आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमसे पूछो, किसी और से आप नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स काफी क्लेवर थे, उनकी पॉलिसीज में ये चीज झलकती है, उनकी जो क्लेवरनेस है वो काफी ज्यादा आपको रिफ्लेक्ट मिलती है उनकी पॉलिसीज में। अनदर इंपॉर्टेंट एक्ट वाज इन हिज टेन्योर वाज सेंसरशिप एक्ट 1799। इसमें भी जो इन्होंने किया कि भाई फ्रेंच के जो भी पब्लिशर्स थे या फिर कुछ ऐसे एक्ट्स या फिर ऐसे आर्टिकल्स या फिर ऐसे जर्नल्स जो ब्रिटिशर्स की बुराई करें, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ ऐसा बोले, नेगेटिव बोले, उसको ये तुरंत की तुरंत जो है वो उसको सेंसर कर दिया जाता था। और ये एक्ट जो है वो लॉर्ड वेलेज़ली लेकर आए थे, क्योंकि हर जगह से ये चाहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स के बारे में सब पॉजिटिव ही बातें करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा मनी माइंडेड पीपल थे वो। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग उनके ऑब्जेक्टिव्स होते थे, तो हर जगह से बाय हुक और बाय क्रुक सोचते थे कि भाई सिर्फ हमारा भला हो और कोई भी एक क्रिटिसिज्म हमारी तरफ पे ना आए। लॉर्ड वेलेज़ली इंट्रोड्यूस्ड द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इन 1799 टू प्रिवेंट द फ्रेंच फ्रॉम पब्लिशिंग एनीथिंग दैट कुड हार्म द ब्रिटिश इन एनी वे। उनकी इमेज को कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये एक्ट वो लेकर आए थे। दिस एक्ट सब्जेक्टेड ऑल न्यूज़पेपर्स टू government scrutiny prior to publication. This act was later expanded in 1807 to include all types of public press publications including newspapers, magazines, books and pamphlets। तो later on जो है वो इसको और ज्यादा expand किया गया। पहले जो है वो न्यूज़पेपर्स तक वैलिड था, बट धीरे धीरे करके मैगजीन्स में, जर्नल्स में, सब पे जो है वो इस एक्ट को लेटर ऑन एक्सपैंड कर दिया गया। अब फोर्ट विलियम कॉलेज जो भी है वो भी इसको एस्टैब्लिश करते हैं। बेसिकली ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसमें सिविल सर्वेंट्स जो थे उनको ट्रेन किया जाता था। सिविल सर्वेंट्स क्या उनका एक फंक्शन होगा, किस तरीके से वो प्रैक्टिस करेंगे, अपनी पावर्स का यूज करेंगे इंडिया में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में उनको ये जो है वो जानकारी दी जाती थी। ऑन जुलाई 10, 1800 ही एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम्स कॉलेज इन कैलकाटा। This was to train the civil servants. The idea was to teach the British civil servants the local Oriental culture, law, tradition and administration to improve governance। मैंने आपको वॉरेन हेस्टिंग्स वाले सेशन में ये बताया था कि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि भाई अगर हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में या फिर इंडिया के कल्चर से हम जितना ज़्यादा अफिलिएट हो सके, जितना इनको जान सकें, उतना इन पे रूल कर पाना हमारे लिए आसान होगा। और उसी स्टेप के चलते, उसी रास्ते पे चलते जो है वो वेलेज़ली फोर्ट विलियम कॉलेज इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो लोकल कल्चर से जो है वो जानकार हो पाएँ, अफिलिएट हो पाएँ, जिससे उनके लिए उनके लोगों पे रूल कर पाना आसान हो। टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन the vernacular languages of India to the civil and military officials of the East India Company, to teach Indian languages to British officers to make the administration smooth and very fine. So this was it for this session, guys. Thank you so much for watching my video, and please stay tuned on IAS Origin YouTube channel for further more static videos, क्योंकि इस सीरीज में आपको भी और जितने भी गवर्नर जनरल वाइसरॉयज हैं वो मैं कवर करने वाली हूँ। So stay tuned and please subscribe to our channel IAS Origin. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।